नमस्कार, सिटीलाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। अहमदाबाद हादसे में उदयपुर के प्रकाश चंद्र मेरानिया का निधन हो गया। मेरानिया यूके में कुक का काम करते थे। 2 महीने पहले वे अपने पिता के देहांत पर अपने गांव लौटे थे। गुरुवार को 2 माह बाद एयर इंडिया के विमान से वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच हादसे में उनकी जान चली गई। मेडिकल कॉलेज में डीएनए सैंपलिंग के लिए उनके परिजन आए। सैंपलिंग के बाद उनके परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। सुना। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में, जहां पर जो कसौटी भवन है उसके बाहर हम मौजूद हैं। इस कसौटी भवन में ही जो डीएनए सैंपलिंग है उसका काम किया जा रहा है और यहां पर लगातार जो परिजन है उनका पहुंचना जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जी, जो अहमदाबाद से हैं। उनके भी कोई परिजन है जो उस विमान हादसे में जिनका दुखद निधन हुआ है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या पूरा हादसा हुआ था और अभी किस तरीके से लेकिन जो आपके क्या मेरे बेनोई थे मेरे, और मेरे को न्यूज और टीवी न्यूज से पता चला 2 बजे के ऐसे मतलब प्लेन हादसा हो गया है। ये कुक थे वहाँ पे 15 साल से उनका वहीं पे प्लेन आता है। अभी उनके मतलब पिताजी की डेथ हुई तो उस हिसाब से आए थे, तो 2 महीना हो गया, फिर वापस लंदन जा रहे थे। तो अभी डीएनए सैंपलिंग के लिए क्या कुछ आपको अंदर से कहा गया है? क्योंकि सैंपलिंग तो आपकी कल हो चुकी है जैसा आपने बताया अभी। हाँ, तो कब उन्होंने ये बॉडी आपको हैंडओवर करने? 72 घंटे का टाइम दिया था, 72 आवर्स। ये थे प्रकाश जी, जो प्रकाश मेरानिया जी हैं। उनके 2 परिजन जो हैं वो इस पूरे विमान हादसे में उनका दुखद निधन हुआ है। हालांकि डीएनए सैंपलिंग उनकी कल हो चुकी है। उन्हें अंदर से अभी कहा गया है कसौटी भवन से, जहां पर सैंपलिंग का काम किया जा रहा है, 72 घंटे में या 72 घंटे के बाद ही जो शव हैं वो परिजनों को अभी सौंपे जाएंगे। वैभव शर्मा, IBC 24, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश ने बहुत सारे जख्म दिए हैं। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की मेस की बिल्डिंग से जा टकराया। यहां से भी तबाही के मंजर की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए, प्लेन क्रैश के बाद कैसी अफरा तफरी वहां पर मची थी। इंदौर निवासी और बहुचर्चित हत्या मामले के मृतक राजा रघुवंशी के परिवार ने शनिवार को उज्जैन पहुंचकर राजा का पिंडदान किया। परिवार के लोगों ने पवित्र सिद्धवट क्षेत्र में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और राजा का पिंडदान संपन्न कराया। इस दौरान परिवार के सदस्य भावुक नजर आए। राजा को 10 दिन पूरे हो चुके थे, तो राजा के 10 दिन पूजा करने आए थे, राजा के पिंडदान करने के लिए आए थे। तो उसमें मेरा पूरा परिवार साथ में है। मेरे मौसी लड़के हैं, मेरे बड़का लड़के भैया जी के, मेरा वाला के, भैया का वाला के, हम लोग साथ में आए थे। आरोप सिद्ध होता है तो मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। ये चीज़ें अगर ऐसी नहीं होती है तो ये आगे भी ये अनहोनी होने के चांस है, क्योंकि इसका दिमाग कैसे चलता है, या तो हमारे घर में हो गया है। तो मैं यही डिमांड करने का। रायगढ़ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोतने के मामले में आखिरकार पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवक रायगढ़ के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी रमेश जोशी और वीरेंद्र सारथी दोनों नशे में थे और नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया। 9 जून को सुबह एक मामला सामने आया था, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है आम्बेडकर चौक पे लगी हुई है, उनके मुंह पे मिट्टी लगाई गई थी। बड़ा ही संवेदनशील, बड़ा ही गंभीर मामला था। तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा और तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में विवाद के बाद फायरिंग हो गई। दरअसल अंबा बाईपास कॉलोनी के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर ट्रांसफार्मर लगवाया, लेकिन इस ट्रांसफार्मर के पास के ही गौरवांश होटल संचालक ने अवैध रूप से बिजली कनेक्शन ले लिया। कॉलोनी में वोल्टेज फुल नहीं मिल रहा था, कई इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं लग पा रहे थे। बिजली विभाग से शिकायत की गई थी, कार्रवाई हुई नहीं थी। शुक्रवार के लोग होटल पहुंचे, कॉलोनी के लोग, और ट्रांसफर से कनेक्शन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि कॉलोनी वासियों ने पथराव कर दिया। होटल के कांच टूट गए और एक गाड़ी भी डैमेज हो गई। 3 लोग घायल भी हुए हैं। गुस्साए होटल संचालक ने छत से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं।
केबल उन्होंने कोई ढार फाड़ देते नहीं है, उन्होंने केबल जबरदस्ती केबल डाल रहे थे। मैं घर से बाहर गया था, मेरे ऊपर 7-8 लोग थे, उन्होंने डंडों से प्रहार किया और बंदूक अंदर फायरिंग की है। के पीछे एक डीपी लगी हुई है, तो डीपी जो कि मोहल्ले की थी और गवर्नमेंट वालों ने अभी कनेक्शन नहीं ले रखा था, तो ये ज़बरदस्ती उस पर कनेक्शन लगा रहे थे अपने होटल का। तो इसका विरोध जो है मोहल्ले वासियों ने किया और इसी पर से मोहल्ला वासी और इनके विरुद्ध में ऐसा वातावरण बन गया जिस पर से गवर्नमेंट होटल वालों ने फायरिंग की है उस पर। पुलिस के जैसे ही संज्ञान में मामला आया, पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई और होटल संचालक और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। प्रबंधन ने इलाके में बने मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। बता दें कि फ्लाइट पायलट ने एयरपोर्ट प्रबंधन से शिकायत की थी कि मैरिज गार्डन में बीम और लेज़र लाइट के उपयोग से उन्हें फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये लापरवाही किसी दिन विमान हादसे का कारण भी बन सकती है। इसीलिए ये सब नोटिस जारी किया गया है एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा। खबर भिलाई से है, जहां सस्ते प्लॉट के नाम पर झांसा देकर भूमाफिया इन दिनों हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध प्लॉटिंग कर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुरुद के गोकुल नगर जाने वाले रास्ते में भूमाफिया ने 33 केवी हाई टेंशन टावर के नीचे से रास्ता भी तैयार कर लिया। यहां मुरुम डालकर लोगों को झांसे में लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई लोग अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं निगम की ओर से कुछ समय पहले यहां अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, जिसके बाद कई खसरे नंबर को बैन कर दिया गया था। लेकिन इन खसरों के नंबर को सार्वजनिक नहीं किए जाने का फ़ायदा ज़मीन दलाल उठाने में जुटे हैं। मामले में निगम कमिश्नर ने भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों की एक टीम भी तैयार कर ली है, जो इसकी जाँच करने में वहाँ पहुँची। प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस भी दिया है। इसमें जैसे सूचना प्राप्त हुई है, हमारे जोन के अधिकारी और हमारे भवन अधिकारी दोनों को बताया गया है। आज ही मौके पर जाकर के वो कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों बाद मानसून की एंट्री हो जाएगी, लेकिन नगर निगम धमतरी इस बार भी शहर का 100 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम सुधार नहीं पाया। ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण तो कराया गया है, तब शहर की आबादी 10,000 थी, अब शहर की आबादी 1 लाख पार कर गई है। शहर की पीढ़ी और बाकरा नाला समेत अन्य बड़े नालों की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। लिहाजा अब भी ये नाले जलकुंभी और कचरे से अटे पड़े हैं। हर बार की तरह इस बार भी जलभराव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि अफसरों की लापरवाही से साल भी धमतरी शहर बारिश में जलभराव की स्थिति शहर के भीतर देखी जा सकती है। क्या अपने स्तर पर काम करवा रहे हैं, मगर जिस स्तर से काम होना चाहिए उस स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। अधिकारी कर्मचारी सभी लगे हुए, मगर जो ऐसा होना चाहिए काम उस स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। जो मेन निकासी का साधन है उसको ठेकेदार और निगम के बड़े अधिकारियों के द्वारा उस नाला को पटवा दिया गया है, तो इससे इस साल भयावह हो जाएगा। जल का जब बहुत तेज बारिश होगा तो शहर लगभग डूबने के कगार पे रहेगा। लगातार 1 महीने से अभियान चलाकर नालियों को और जो पुल हैं, चौक हैं, उनको सफाई करने का अभियान चल रहा है। आज भी यह अभियान सोरित पुल के जो नाला है उसमें अभियान चालू है। लगभग आधा किलोमीटर का पूरा नाला साफ किया जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रयास है कि कम से कम जल भराव हो, क्योंकि पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। खबर सूरजपुर से है, जहां जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 9 की मुख्य सड़क पर शौचालय का गंदा और बदबूदार पानी बहने से लोग परेशान हैं। इसी सड़क से सैकड़ों छात्र छात्राएं रोजाना कॉलेज और स्कूल जाते हैं। खिलाड़ी भी बैडमिंटन कोर्ट और क्रिकेट स्टेडियम इसी रास्ते से पहुंचते हैं। भारी परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ता है। शिकायत हो चुकी है, कुछ होता नहीं है। और यहीं से ये जो है मुख्य मार्ग है, कॉलेज जाने का लिए मुख्य मार्ग है। इन्हें कुछ और छोड़ दिया जाए तो कॉलेज जाने के लिए सेकंड में यही रास्ता, एक ही विकल्प बचता है, और ये भी स्थिति बहुत गंभीर है। कलेक्टर साहब को भी इसका जानकारी है और अध्यक्ष मैडम को भी मैं लाया था यहाँ, सीएमओ सर को भी लाया था, इंजीनियर भी आए थे, सभी को दिखाया। निकालेंगे, आज निकालेंगे इसका रास्ता, कल निकालेंगे, बस यही चल रहा है यहाँ। लोग रोज़ कॉलेज जाते हैं, नाली को इतनी गंदगी है, इसको पार करके जाना पड़ता है हम लोग को कॉलेज वगैरह, बदबू वगैरह मारती है। इनके पास जाओ तो ये बोलते हैं कि आगे वाला ज़मीन नहीं दे रहा है, तो क्या प्रशासन के पास ये कोई व्यवस्था नहीं है कि वो ज़मीन एक खुपाई करे? जो निजी ज़मीन है वो फंस रहा है वहाँ, और वो देने के लिए रेडी नहीं है, जबकि वो टेंडर हो चुका है। इसी के कारण वो नहीं बन पा रहा है। जैसे ही वो भूमि का जो समस्या समाधान हो जाएगा, तुरंत नाली बनना चालू हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली
दुनिया भर के इन्फेक्शंस हो सकते हैं बिल्कुल हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ या फिर ईचिंग मतलब खुजली हो सकता है या और कुछ नई बीमारी क्रिएट हो सकती है बिल्कुल। फ्रांस और एमपी के बीच संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता अगले 3 वर्षों के लिए वैध होगा, आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत और फ्रांस के साथ संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के बाद ये और मजबूत हुए हैं और एमपी फ्रांस के साथ सांस्कृतिक संबंधों के साथ व्यापारिक संबंध भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आगामी महीने में फ्रांस की यात्रा मुख्यमंत्री की प्रस्तावित है, जिससे एक नया अवसर मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में मिलेगा। एमपी में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की अवधि को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले 30 मई तक तबादले होने थे, फिर 10 जून को और अब एक बार फिर से इसे बढ़ाकर 17 जून कर दिया गया है। अब तक महकमों की तबादला यात्रा कई झोल इसमें सामने आ चुके हैं। अधिकांश महकमों के अफसरों ने तबादला सूची तैयार कर रखी है, लेकिन मंत्रियों के अनुमोदन के लिए सूची अटकी पड़ी है। ट्रांसफर चाहने वाले अधिकारी कर्मचारी भोपाल में मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काट रहे हैं। इधर तबादलों पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखो, सच बात तो ये है कि ट्रांसफ़र तो लगातार हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है माननीय मोहन यादव जी की, जैसे उसी दिन से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये ट्रांसफ़रों का उद्योग चालू हो गया है और उद्योग में डेट इसलिए बढ़ाई जा रही है कि आमद कम हो रही है, तो आमद को पूरी करने के लिए डेट बाय डेट बढ़ाई जा रही है। सरकार का ये स्थानांतरण उद्योग है, मैं समझता हूँ स्थानांतरण नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तबादला नीति प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों और आम जन के हित को देखते हुए बनाई गई है। कांग्रेस की सरकार में तो भ्रष्टाचार का अड्डा मंत्रालय बना दिया था। एक अधिकारी के एक दिन में 3 तबादले होते थे। पचमढ़ी में शनिवार से बीजेपी का 3 दिवसीय सांसद विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने जा रहा है। इसमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि 14, 15, 16 जून को होने वाले इस ट्रेनिंग सेशन का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 16 जून को प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। हमने इस वर्ग में सभी सम्मानीय सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान है, सभी सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान में सभी लोग एक वृक्ष लगाएंगे। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज से अलग होने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। जिला अस्पताल में आधे से ज्यादा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं। आलम यह है कि उधार के डॉक्टर्स के भरोसे किसी तरह अस्पताल का संचालन हो रहा है। दरअसल सेपरेट बिल्डिंग बनने के बाद अस्पताल में डॉक्टर्स के 28 स्वीकृत पदों में केवल 16 पर ही नियुक्ति हो पाई है। जिला अस्पताल की जहां तक पहले बात यह है कि रायगढ़ जिला का आज से नहीं वर्षों से जिला अस्पताल प्रमुख मेडिकल संस्थान रहा है। पूरे जिले भर के जो भी ग्रामीण है, आम जनता है, वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ ये है कि वहाँ 50% डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। साथ ही मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ भी डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। जब से रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुला है, तब से जिला अस्पताल की दुर्गति हो गई है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जिला अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दोनों मिला के 228 बेड है, तो उसके जो सैंक्शन पोस्ट हैं, जो स्वीकृत पद हैं, वो उसके कंपेयर में जो अभी पोस्टेड हैं वो काफ़ी कम है। सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर के बाद सरगुजा में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। तो लोक संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र के जानकारी से क्रांतिकारी पहल बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बलरामपुर का गौरलाटा, अपनी सुंदरता को सबको आकर्षित करने वाला पहाड़ी इलाका बालम पहाड़ी, सेमरसोत अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे केंद्र हैं जो सरगुजा की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता की महिमा खुद ब खुद बखान करते हैं, मगर अब तक इसे वो पहचान नहीं मिल पाई है जिसकी काबिलियत सरगुजा लगता है। इसी वजह से बस्तर में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके होम स्टे का कॉन्सेप्ट सरगुजा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दृष्टि से बस्तर में अभी होम स्टे कल्चर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। एक धुड़मा रास करके गांव आप सब पढ़े होंगे, कांगेरवली नेशनल पार्क के पास, उस गांव के सराउंडिंग को, उस गांव को यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 पर्यटन ग्रामों में सूचीबद्ध किया है।
हम सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में आप देखेंगे कि यहाँ पे धार्मिक के रूप से भी हम देख सकते हैं, प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, सभी दृष्टि से यहाँ पर मतलब पर्यटन की संभावना है। रीति रिवाज के अंतर्गत जैसे यहाँ के गीत हैं, यहाँ के वाद्य यंत्र हैं, उनको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। लाइन लॉस को कम करने के साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाने की योजना सरगुजा संभाग में बेहद सुस्त नजर आ रही है। आलम यह है कि जून 2025 तक 100% प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य जिसे बढ़ाकर अब 2026 कर दिया गया है, मगर अब 20 संभाग में महज 9% स्मार्ट मीटर ही लगाए जा सके हैं। अभी ये जो जिस स्कीम के अंतर्गत ये मीटर लगाए जा रहे हैं, भारत शासन द्वारा चलाई जा रही है, और इस मीटर के लगने से कंज्यूमर को भी फायदा होगा कि उसको प्रतिदिन उसने कितनी खपत की है वो उसको ज्ञान हो जाएगा। बिलासपुर नगर निगम में भवन शाखा अधिकारी के एक्सटेंशन को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। मेयर और सभापति इसे लेकर आमने सामने हैं। मेयर इन काउंसिल ने भवन शाखा अधिकारी के एक्सटेंशन का प्रस्ताव पास किया है। रिटायरमेंट से पहले एक्सटेंशन की हड़बड़ी पर सभापति सवाल उठा रहे हैं। सभापति का कहना है कि रिटायरमेंट से पहले एक ही अधिकारियों को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव पास करना समझ से परे है। बहुत से नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी नौकरी की अपने को चिंता करना चाहिए। नई नई पढ़ाई करके नई नई अनुभव लेके आएंगे, उनको लगाना चाहिए। तो संविदा नियुक्ति जो अभी रिटायर भी नहीं हुआ, रिटायर 30 जून को होगा। देखिए, नगर निगम में अभी MIC में जिस तरीके से 2 जन का एक्सटेंशन के लिए आया था, MIC का सिर्फ हमने यहाँ से पास किया है और शासन को भेज दिया है। ये शासन का उनको अथॉरिटी है, उनका हक मतलब पावर है कि शासन उनको नियुक्त करना है नहीं कर। देखिए क्या है, सुरेश शर्मा जी जो हमारे इंजीनियर हैं नगर निगम बिलासपुर में, उनका शिकायत इतना ज़्यादा है कि उनको एक्सटेंशन करने का तो महत्व ही नहीं उठता। मुरादाबाजार में जुडिशियल रिमांड में एक कैदी की मौत हो गई। आरोपी को अवैध शराब बिक्री मामले में गिरफ्तार किया गया था। ASP के मुताबिक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल उसे पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। खबर रीवा से है, जहां शिक्षा विभाग में हुए फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में सिविल लाइन थाने में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर वृत्ति के पद पर अनुकंपा नियुक्ति पाने का आरोप लगा है। इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी अब तक हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है, यह जांच का विषय है, लेकिन पुलिस कह रही है कि जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके आवेदन और उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर 5 लोगों की अगेंस्ट में ये कायमी हुई है। और बेसिकली जांच में ये पाया गया है कि फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके भृत्य का पद इन लोगों ने प्राप्त किया है। तो इस उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पे ये मुकदमा इसमें कायम। सरगुजा में पहले कोविड के मरीज की पुष्टि हो गई, जिसे होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। पीड़ित मरीज जिले के लखनपुर क्षेत्र का निवासी है, स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है। कोविड की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में आ गई। पूरे परिवार समेत संपर्क में रहने वाले लोगों की जांच की गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मरीज की अभी स्थिति में सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर दर्द के साथ कंप्लेन था। 1 हफ्ता से उसको तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो उसने फिर अपना कोविड टेस्ट कराया और अभी सब कुछ ठीक ठाक है। और यदि व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव आता है यदि है, तो ऐसे व्यक्ति को घर में रह करके, होम आइसोलेशन में रह करके ठीक होने की सलाह दी जा रही है। खबर रामानुजगंज से है, जहां महिलाओं का नीली बत्ती लगी गाड़ी पर स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही गाड़ी रामानुजगंज के 12वीं बटालियन में पदस्थ DSP तस्लीम आरिफ की बताई जा रही है। वीडियो में कुछ महिलाएं चलती गाड़ी पर बोनट पर बैठी दिखती हैं, स्टंट कर रही हैं, केक काटती दिखती हैं। हैरानी की बात यह कि जिस गाड़ी पर स्टंट हो रहा है उस पर नीली बत्ती लगी है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं चलती गाड़ी पर
बोनट पर बिना किसी सुरक्षा के स्टंट कर रही हैं। ये ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में मेडिकल कॉलेज के छात्र अक्षत जायसवाल को गंभीर चोट पहुंची है। अक्षत बीजे मेडिकल कॉलेज के अहमदाबाद में MBBS प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। हादसे के बाद वो मेस में भोजन कर रहा था। एयर इंडिया का प्लेन उसी वक्त वहां पर गिर गया। अक्षत के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस अब एक और नवाचार करने जा रही है। पुलिस के कामकाज में उपयोग होने वाले कठिन, पारंपरिक और लोगों को समझ नहीं आने वाले उर्दू और फारसी के शब्दों को हटाया जाएगा। उनकी जगह सहज, सरल, प्रचलित हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। उर्दू और फारसी के ऐसे 109 शब्दों को अब हिंदी के शब्दों से रिप्लेस किया जा रहा है, बदला जा रहा है। उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि अब आम नागरिक किसी भी शिकायत, अपराध सूचना या अन्य कार्य से थाने जाता है तो अक्सर पुलिस की जो भाषा होती है दस्तावेजों की, उसे लेकर असमंजस में रहता है। लेकिन अब जब सरलीकरण इसका हो रहा है तो जनता के लिए काम आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आगामी 16 जून से नया शिक्षण सत्र शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र पर लिखा है कि प्रदेश को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण अवश्य है, लेकिन मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्देश्य है सरकारी स्कूल में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारना। ईवीएम में छेड़छाड़ और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर अक्सर विपक्षी पार्टियों के टारगेट पर आने वाला केंद्रीय निर्वाचन आयोग अब मुखर होकर जवाब देने जा रहा है। अब देश में कहीं भी उठने वाले ऐसे सवाल और आरोप पर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसका जवाब देंगे। न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि देश भर के मीडिया में चुनाव आयोग के पक्ष को प्रकाशित, प्रसारित भी किया जाएगा। भिलाई में एक के बाद एक 4 सड़क हादसे हो गए। पहला हादसा भिलाई से दुर्ग की तरफ जाने वाले लेन पर बने सुपेला फ्लाईओवर के नीचे एक टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। कुछ मिनट बाद पीछे फ्लाईओवर से उतरते वक्त तेज स्पीड के चलते लोहे के सरिये से भरे मालवाहक ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। पूरी तरह से पिचक गया है मिनी ट्रक। तीसरा हादसा कोसानाला टोल प्लाजा के ठीक पहले इसी लेन पर हुआ, जहां एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। 8 से 9 लोग उसमें सवार थे। ट्रक और जो दूसरा वाहन था वो बगल से ही गुजर रहा था, उसे भी टक्कर मार दी। 4 छोटे बड़े हादसों के चलते जाम के हालात आज दिन भर उस लेन पर बने हैं। गनीमत रही कि इस हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व से एक रोमांचक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बाघ के डर से तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा हुआ है, लेकिन पेड़ के पास से काफी देर तक जब बाघ नहीं हटा तो तेंदुए ने पेड़ से छलांग लगा दी, जिसके बाद बाघ ने तेंदुए का पीछा किया। तेंदुआ भागने में सफल रहा, उसने अपनी जान बचा ली। ये नज़ारा पर्यटकों की पेंच नेशनल पार्क में सफारी के दौरान पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। फोटो के लिए बहुत जबरदस्त पल है, पर टाइम ही नहीं देगा ना वो। खरगोन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व MD और वर्तमान में बैंक की योजना एवं विकास के प्रबंधक राजेंद्र आचार्य को करीब 110 करोड़ रुपए के घोटाले और धोखाधड़ी में लिप्त पाए जाने पर बर्खास्त किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर बैंक के प्रबंध संचालक ने यह कार्रवाई की है। और राजेंद्र आचार्य जो है सभी आरोपों में गंभीर रूप से लिप्त पाए गए। लगभग 110 करोड़ की राशि है, इसलिए स्टाफ कमेटी के द्वारा गत दिवस उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उनको सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। क्षति की जो राशि है उनका मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम के तहत वसूली की कार्रवाई करने का वो कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। गुना में तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने कहर ढाया। कहीं बिजली के खंभे टूट गए तो कहीं पेड़ धराशायी हो गए। घंटों तक बिजली बाधित रहा। कलेक्ट्रेट के साथ सड़कों पर भी पानी भर गया।
मध्य प्रदेश के 2 शहरों का हाल आप तक पहुंचाते हैं। बारिश के बाद जो तेज आंधी तूफान आई हैं, रतलाम में बारिश के साथ यही स्थिति बनी। कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए, बिजली गुल हो गई। एक पेड़ गौतमपुरा बड़नगर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर गिर गया, रेल मार्ग बाधित हो गया। बैतूल में भी तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। कई पेड़ धाराखो इलाके में गिरे हैं, बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, बिजली सप्लाई बाधित है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में आंधी तूफान की स्थिति आप देखें, तस्वीरें आप देखें। बिजली सप्लाई बाधित हो गई, पेड़ कहीं गिर गए, कहीं पर बिजली का खंभा गिर गया और इसी के चलते कई इलाकों में बिजली व्यवस्था बाधित रही। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का मामला अब ग्वालियर भोपाल होता हुआ दिल्ली तक जा पहुंचा है। अब हालत यह है कि दलित संगठनों के साथ साथ कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी मूर्ति स्थापित करने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं। कैसा यह अल्टीमेटम है और प्रशासन इस अल्टीमेटम पर क्या विचार कर रहा है, देखें उस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में वकीलों के 2 पक्षों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का विवाद बढ़ता जा रहा है। भीम आर्मी दलित संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी मैदान में कूद पड़े हैं। भीम आर्मी अल्टीमेटम दे रही है कि मूर्ति स्थापित करो, नहीं तो ये काम हम करेंगे। कांग्रेस भी दिल्ली के बाद अब प्रदेश में मूर्ति के समर्थन में उतर आई है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और जो पूरे देश के, जिनको प्रधानमंत्री जी भी पूजते हैं, पूरे देश पूजता है, बाबा साहब की मूर्ति को ये कुछ लोग हैं, पूरा देश चाहता है कि मूर्ति लगे। मूर्ति तो लगेगी, हम संवैधानिक लोग हैं, पहले संविधान के द्वारा अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यदि नहीं बनेगी, चाहे देश में हमें क्रांति लानी पड़े, मूर्ति तो पूरे देश में लगेगी। न्यायालय के द्वारा माननीय बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया, उसमें उन्होंने विघ्न डाल के वही लोग हैं जो आज़ादी के समय भी इस बात को नहीं चाहते थे, आज विघ्न डाल कर प्रतिमा नहीं लगने दे रहे। माननीय अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने की परमिशन दें। कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के आदेश का पालन 100% पालन करेगी। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि मूर्ति को स्थापित करने के लिए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मूर्ति स्थापित कर दो, नहीं तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मनुवादी लोग मूर्ति नहीं लगने दे रहे। 25 जून तक प्रशासन ने मूर्ति लगाने की बात कही है। न्यायाधीश जब फैसला देके गए हैं तो फिर कोर्ट का मामला कहाँ रह जाता है। कुछ लोग जानबूझ के अटका रहे हैं। आप ये बताइए कि पहले तो परमिशन क्यों दी लगने के लिए, उसके बाद में कुछ लोग जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी मंशा क्या है। अगर बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी तो उसमें क्या हर्ज है। बाबा साहब की मूर्ति बहुजनों के लिए, पिछड़ों के लिए, पीढ़ियों के लिए भगवान के रूप में है और समाजवादी पार्टी उनके साथ है। बीजेपी के पूर्व सांसद कहते हैं कि एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए कुछ राजनीतिक दल मैदान में कूद पड़े हैं। वो सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। साथ ही मूर्ति के विरोध में सामाजिक न्याय मंच रक्षक मोर्चा के लोग भी मैदान में हैं। उनका कहना है कि जैसे कांग्रेस ने पहले दंगा कराया था, वही काम अब कर रही है। जब पूरे प्रोसीजर को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका विधिक प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर को बिना जाने आप एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आप उसको सीधी तरह से घोषित कर रहे हैं और एक सम्मेलन का भी आयोजन कर रहे हैं। अब जातिगत रूप से अब कांग्रेस काम करने लगी है, तो इसको लेकर कांग्रेस का तो भला होने वाला नहीं है, साथ ही यहाँ का सौहार्द जरूर बिगड़ जाएगा। बहरहाल ग्वालियर चंबल संभाग में अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के लिए आए दिन भीम आर्मी और दलित संगठनों के प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन स्थिति सामान्य करने में लगा है, लेकिन अब राजनीतिक दलों की बढ़ती सक्रियता कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ग्वालियर चंबल का माहौल जरूर बिगाड़ सकती है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। रायगढ़ में जूट मिल इलाके के लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया है। कल जूट मिल इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन होगा। मरीन ड्राइव में प्रस्तावित एक्शन से ये लोग नाराज हैं और इलाके के लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर के बंगले का घेराव करने अब इलाके के लोग पहुंच गए हैं। जूट मिल इलाके के लोग हैं। अतिक्रमण पर कल एक्शन होना है। मरीन ड्राइव में प्रस्तावित एक्शन से ये सभी नाराज हैं। अब देखिए, ये तस्वीरें रायगढ़ के कलेक्ट्रेट की हैं। कलेक्टर का जो
बंगला है, इसे घेरने के लिए ये सभी एकजुट हुए हैं। क्योंकि कल एक्शन होना है अतिक्रमण के खिलाफ, तो रात से ही अब बंगले का घेराव शुरू कर दिया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।